Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with मेडिवल हिस्ट्री स्कोर बूस्टर। अगर आपने अभी तक मेडिवल हिस्ट्री एक बार भी नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। पहले जाके पूरी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो। ये वीडियो रिवीजन का वीडियो है। इसमें मैं बहुत क्विकली पूरी मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करवाने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जब एग्ज़ाम को एक दो दिन बचते हैं और आप जब सोचते हो ना कि कोई ऐसी जगह कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार मेरे कान में चली जाएं, एक बार मैं कहीं से सुन लूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, या एक बार कहीं से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी आंखों के सामने से गुजर जाएं। तो ये वीडियो उस पर्पज़ से है। जिसका मेडिवल हिस्ट्री एक बार जिसने पढ़ रखा है वो इसका रिवीजन को ज़रूर एंजॉय करेगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो आप एक बार बेसिक्स अपने क्लियर करो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को रिवाइज करोगे ना। पहले ही थोड़ी रिवाइज कर लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को। पहले एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद आके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ से रिवाइज कर लेना। लास्ट वीडियो में मैंने यही रिवीजन एंशियंट हिस्ट्री में करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। एंशियंट हिस्ट्री का भी ऐसे ही करवाया है। एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो में मैंने पीडीएफ को यूज़ नहीं किया, तो कुछ लोगों ने बोला सर पीडीएफ भी यूज़ करिए। तो ठीक है, इस वीडियो में पीडीएफ भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन होगा और बहुत ही रैपिड रिवीजन होगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड से शुरुआत करते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडिया में एक ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल चल रही थी। किसके बीच में? पालास के बीच में, गुर्जर प्रतिहारास के बीच में और राष्ट्रकूटास के बीच में। तो पहले इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा सा जान लो। पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला। गोपाला ने बुद्धिस्ट महावीरा उदांतापुरी भी फाउंड किया था। धर्मपाला एक थे, उन्होंने टाइटल अजम किया था परमेश्वरा का। ठीक है, गोपाल के बाद आए थे धर्मपाला, उन्होंने परमेश्वरा का टाइटल अजम किया था और इन्होंने विक्रमशिला मोनास्ट्री फाउंड की थी भागलपुर में। राइट, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उदांतापुरी किसने फाउंड किया था? गोपाला ने। विक्रमशिला मोनास्ट्री धर्मपाल ने। राइट, और देवपाला ने पाला कंट्रोल को और ज़्यादा ईस्ट वर्ड एक्सटेंड किया था, आसम तक। इन्होंने अमोघ वर्ष को हराया था, जो कि राष्ट्रकूटा रूलर थे। तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्ष को किसने हराया था? देवपाला ने हराया था। तो पाला डायनेस्टी के तीन राजाओं के नाम पता चल गए आपको। एक तो गोपाला जो कि फाउंडर है, ठीक है। उसके बाद गोपाला ने और क्या फाउंड किया था? उदांतापुरी को। फिर आए धर्मपाला जिन्होंने विक्रमशिला मोनास्ट्री को फाउंड किया बिहार में। फिर आए देवपाला जिन्होंने राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्ष को हराया। एंड हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी? लास्ट रूलर वॉज रामपाला। तो रामपाला का नाम भी याद रखना। टोटल 4 राजाओं के नाम आपको पाला डायनेस्टी में याद होने चाहिए। राइट, अगर आप इस पीडीएफ को नहीं भी देखो, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको आंख बंद करके सुन भी लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आप चाहो तो ईयरफोन लगा के एक अच्छी सी वॉक पे निकल जाओ। आप चाहो तो ईयरफोन कनेक्ट करके अच्छे से अपनी सीट पे बैठ के मेडिटेशन फॉर्म में आइज क्लोज कर लो। चीज़ों को सुनते जाओ और दिमाग में चली जाएंगी। लेकिन अगर आप वो लोग हो जो बिना पीडीएफ देखे नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मैं इस बार पीडीएफ भी सामने रख दी है। पीडीएफ से देखते हुए पढ़ लो। ठीक है, दोनों तरह से जैसे कन्वीनियंट लगे वैसे कर लेना। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ईयरफोन लगा के चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता और टीचर क्या बोल रहा है वो सुनता। उससे ज़्यादा अच्छा फोकस बनता है। राइट, रादर देन ट्राइंग टू बी मटेरियल कैरेक्टर, ट्राई टू बी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कलेक्टर। ओके, तो अब ज़्यादा आगे जाओगे लाइफ में। गुर्जर प्रतिहारा की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिचंद्र और इनकी कैपिटल थी मेनली कन्नौज। इस डायनेस्टी में भी कुछ राजाओं के नाम याद रखना, जैसे नागभट्ट वन, वत्सराज, नागभट्ट टू एंड देन मिहिर भोज। क्वेश्चन आएगा मिहिर भोज कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? तो बता देना कि गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, मिहिर भोज ने ही कन्नौज में कैपिटल को रीस्टैब्लिश किया था। राइट, दूसरी चीज़, मिहिर भोज का एक टाइटल भी था, आदि वराह का टाइटल, ये भी याद रखना। नागभट्ट टू जो थे इन्होंने पाला किंग धर्मपाला को हरा दिया था, ये भी याद रखना। नागभट्ट टू ने गुजरात में जो सोमनाथ शिव टेम्पल है उसको रीबिल्ड करवाया था। ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रकूटास की बात करें तो ये डेक्कन में रूल करते थे। इनकी जो कैपिटल थी वो मानखेत थी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे दंती वर्मन, जिनको दंती दुर्गा नाम से जानते होगे आप, दंती दुर्ग नाम से। राइट, उसके बाद आए थे कृष्णा वन। कृष्णा वन जो कि कैलाश टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था एलोरा में। राइट, वो इन्होंने ही बनवाया था, रॉक कट टेम्पल, कृष्णा वन ने। उसके बाद ध्रुव आए थे राष्ट्रकूटाज में। राइट, ये ध्रुव वही हैं जिन्होंने इसके पहले गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में वत्सराज को हराया था। ठीक है, तो वत्सराज को हराने वाले कौन थे? ध्रुव। ओके, और ये बताओ गुर्जर प्रतिहार के जो नागभट्ट टू थे इन्होंने किसको हराया था? देवपाला को, पाला डायनेस्टी के। बताया ना, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल चल रही थी, सब एक दूसरे को लड़ाई कर रहे थे। तो वैसी चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। ओके, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में दंती दुर्ग, कृष्णा वन, ध्रुव के अलावा दो और अच्छे राजा थे, अमोघ वर्ष
और कृष्णा थ्री लास्ट फेमस रूलर हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, ठीक है। ध्रुव ने वत्स राष्ट्र को तो हराया ही था प्रतिहारा डायनेस्टी के, साथ ही साथ धर्मपाल को भी इन्होंने हराया था, जिसको नागभट्ट टू ने भी हराया था, उसको ध्रुव ने भी हराया था। अमोघ वर्ष जो यहाँ के राजा हैं, उन्होंने कविराज मार्ग नाम का एक कन्नड़ लिटरेचर भी लिखा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जिस लिटरेचर को कोई राजा लिखे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कन्नड़ लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया था पोन्ना, पंपा, रन्ना, इन लोगों ने। ये सब इनके टाइम के फेमस पोइट्स हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे इंपेरियल चोलास की। आफ्टर गुर्जर, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा और पालास के हम डायरेक्टली बात करेंगे इंपेरियल चोलास की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चोलास के फाउंडर कौन थे? विजयालया, ठीक है। यहाँ पे राजा राज वन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था थांजावुर में, ठीक है। और चोलास की कैपिटल यही थांजावुर ही थी, राइट। उसके बाद राजा राज के बाद आए थे राजेंद्र वन। राजेंद्र वन क्यों फेमस है? इन्होंने सुमात्रा कैप्चर किया था और गंगई कोंडा चोलापुरम इस्टेब्लिश किया था। राजेंद्र वन अपनी नेवी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत फेमस है, राइट। तो मेनली आपको चोला में तीन तीन राजाओं के नाम पता होने चाहिए। एक तो विजयालय जो कि फाउंडर थे, उसके बाद राजा राज वन, उसके बाद राजेंद्र वन जिन्हें गंगई कोंडा चोलापुरम जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, राइट। उसके बाद आर्मी डिविजन जो था चोलास में, वो इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट कॉर्प्स, हर तरह की आर्मी थी इनके पास। चोलास पढ़ने के तुरंत बाद हम बात करेंगे मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया की। इंडिया में पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन हुआ था 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में। ही वॉज द अरब इन्वेडर, ठीक है। और इंडिया में पहला तर्किश मुस्लिम अटैक हुआ था साबुक तिगिन के द्वारा। साबुक तिगिन ने हिंदू शाही रूलर जयपाल को हराया था। साबुक तिगिन कौन से डायनेस्टी के थे? गजनी डायनेस्टी के रूलर थे। और गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अल्प तगिन। तो अल्प तगिन, साबुन तगिन, ये सब गजनी डायनेस्टी के नाम है, याद रखना। उसके बाद बात होगी महमूद गजनवी के अटैक की। महमूद गजनी का जो अटैक था वो 17 बार इंडिया पे अटैक किया था उन्होंने। 1000 AD से लेके 1027 AD तक 17 टाइम्स अटैक किया था। इनका मेन पर्पज़ यहाँ पे कोई किंगडम एस्टैब्लिश करना नहीं था, मेनली इंडियंस की वेल्थ को लूटना था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन जो महमूद गजनवी की, जिसको आज तक याद रखा जाता है, वो है सोमनाथ टेम्पल की लूट, ठीक है। उस टाइम गुजरात के रूलर कौन थे? भीमा वन, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। महमूद गजनवी की डेथ हो गई थी 1030 में। महमूद गजनी का जो पहला अटैक था वो चंदेला डायनेस्टी के ऊपर हुआ था 1019 एडी में। 1019 एडी में महमूद गजनवी का पहला अटैक था चंदेला डायनेस्टी के ऊपर। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, किताबुल यामिनी। तो क्वेश्चन आएगा, किताबुल यामिनी किसने लिखी? किताबुल यामिनी किसने लिखी? महमूद गजनवी ने लिखी, ये बात याद रखना। अल बरूनी भी महमूद गजनवी के साथ इंडिया आए थे और इन्होंने तहकीक हिंद लिखी थी अरेबिक में। महमूद गजनवी के साथ आए थे तो इंडिया में तहकीकात कर रहे थे, इसलिए तहकीक हिंद लिख दी। फिरदौसी भी बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, महमूद गजनवी के कोर्ट में रहते थे। फिरदौसी ने एक फेमस एपिक लिखा है शाहनामा, तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, तहकीक हिंद अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है। और किताबुल यामनी महमूद गजनवी ने लिखी है। ये तीनों चीज़ें याद रखना। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, तो रियल फाउंडर जो मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में था वो था मोहम्मद घोरी, ठीक है, जिसका नाम शिहाबुद्दीन भी था, राइट। घोरी का डायनेस्टी का राइज हुआ था 12th सेंचुरी में अंडर मोहम्मद गजनवी सक्सेसर्स। और ये घोरी इंडिया में इन्वेजन करने आ गए। मोहम्मद घोरी पहला अटैक मुल्तान में किया इन्होंने 1175 में। उसके बाद इनसे लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 AD, बहुत फेमस है, पता होगा आपको। मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पहली बैटल ऑफ तराइन जब 1191 में हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको पटक पटक के मारा, लेकिन जब दूसरी लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर्ड नहीं थे और जयचंद जैसे लोगों ने धोखा दे दिया था। इस वजह से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी जीत गया और उसी जीत के बाद विक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई मुस्लिम पावर की इंडिया में। इसलिए रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया किसको माना जाता है? मोहम्मद घोरी को। मोहम्मद घोरी की कैंपेन्स के बारे में जान लो। उन्होंने गुजरात, बंगाल, दिल्ली हर जगह अटैक किया। बख्तियार खलजी जो कि घोरी का एक स्लेव था, वो बिहार से लेके नालंदा को डिस्ट्रॉय करते हुए अटैक किया। बंगाल में लक्ष्मण सेन तक को खिल्लियाँ उड़ा दी उन लोगों की, ठीक है। घोरी की लास्ट कैंपेन जो है खोखर ट्राइब्स ऑफ पंजाब के खिलाफ थी 1205 AD में। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पे जो छोटा सा फैक्ट मैंने बताया ना, बख्तियार खलजी वाला, उन्होंने बंगाल में अटैक किया, लक्ष्मण सेन को हराया।
ये फैक्ट अगर आपको पता होता तो लास्ट ईयर 2024 के पेपर में एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर इतना सा फैक्ट पता होता तो उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे आप। इसलिए छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये आपको एग्जाम में किस तरह से आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत टफ था, वो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपसे हिला ही नहीं हिलेगा, मगर उस क्वेश्चन में एक इतनी सी चीज़ पता होती कि बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराया था, ठीक है, बंगाल में जाके, तो वो क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजी सही हो जाती, 100% सही हो जाती, क्योंकि आपको लगभग पता है कि मोहम्मद घोरी का स्लेव था बख्तियार खिलजी, राइट। ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान से सुनोगे ना तो ये कम नॉलेज भी बहुत होती है अगर बार बार अच्छे से रिवाइज की जाए तो। इसलिए जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, वरना किताब बंद करके मस्त मूवी वूवी देखो, पढ़ाई वाली छोड़ दो, ठीक है। सुपरफिशियल 10-15 किताब पढ़ने से बेटर है एक किताब को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस तरह यूट्यूब पे 15-20 चैनल फॉलो करने से अच्छा है कि एक किसी भी चैनल को अच्छे से फॉलो कर लो, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। सबसे पहले 1206 से 1290 AD तक ये सल्तनत चली थी। इसके फाउंडर माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 4 साल तक इन्होंने रूल किया था, 1210 तक, ठीक है। इन्हें लाख बख्श भी बोला जाता है, डोनर ऑफ लैक्स। इन्होंने 2 मॉस्क बनवाई थी, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया था। किसको डेडिकेटेड था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन? सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। अब यहाँ पे बख्तियार खलजी मत कर देना, बख्तियार काकी को, जो कि सूफी सेंट थे, उनके लिए कुतुब मीनार डेडिकेटेड किया गया था, जो बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुछ लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में इल्तुतमिश ने बनाया था। नहीं, ऐसा नहीं है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, बट ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी सेंट की याद में। ताजुल मसीर, जो कि फर्स्ट हिस्ट्री बुक है ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसको किसने लिखा था? हसन निज़ामी ने। किसने लिखा था? हसन निज़ामी ने ताजुल मसीर लिखी थी। दिस इज द फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पैट्रॉनेज में लिखी गई थी ये किताब, हसन निज़ामी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आए इल्तुतमिश, 1210 से 1236 तक। काफ़ी लंबा शासन किया इन्होंने। ये स्लेव थे और सन इन लॉ भी थे ऐबक के, और ऐबक को सब्सिक्यूट किया। ही वॉज द रियल कॉन्सोलिडेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन नर्दर्न इंडिया। जो पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया पे हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही हुआ था। ये सब क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इंडिया में किसके टाइम पे हुआ था, तो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं हुआ था। इन्होंने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। ये भी क्वेश्चन आएगा, लाहौर से दिल्ली कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी, ठीक है। अपॉइंटेड इलीट मिलिट्री स्लेव्स, जिनको बंदगान बोला गया, इन्होंने मिलिट्री स्लेव्स अपॉइंट किए जिनको बंदगान बोला गया। और इन्होंने चहलगानी तुर्क का एक वो बनाया, 40 मेंबर का चालीसा बनाया, ठीक है, नॉबल्स का। तो काउंसिल ऑफ 40 मेंबर्स, जिसको चहलगानी बोलते थे, वो भी इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया। इल्तुतमिश ने 2 तरह के कॉइन्स इस्टेब्लिश किए, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर कॉइन्स को टका बोलते थे और कॉपर कॉइन्स को जित्तल बोलते थे, ठीक है। तो जित्तल और टका ये सब इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कॉइन्स थे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट भी करवाया, राइट। और एक चीज़ याद रखना, इल्तुतमिश ने इंडिया में इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन भी आता है, इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रजिया सुल्तान, ठीक है। 1236 से 1240 तक इन्होंने रूल किया था। शी वॉज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच में जो टसल शुरू हुई थी, जो पावर स्ट्रगल शुरू हुई थी, टर्किश चीफ मतलब जो चहलगानी डिपार्टमेंट बनाया था 40 लोगों का इल्तुतमिश ने, इनके बीच में जो टसल शुरू हुई थी वो रजिया सुल्तान के टाइम से ही शुरू हुई थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा थे बलबन। बलबन का नाम था, उलुग खान भी इनका नाम था, याद रखना, ठीक है। एबॉलिश चहलगानी सिस्टम, ये जो चहलगानी 40 लोगों का पंचायत करने का बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको एबॉलिश कर दिया बलबन ने। बलबन की बहुत फेमस पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन ने सिजदा और पैबोस जैसी सेरेमनीज को शुरू किया। सिजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन और पैबोस मतलब किसिंग द मोनार्क्स फीट, ओके। बलबन ने बहुत ही एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ स्पाइस बनाया था अपने टाइम पे, सब पे नज़र रखता था जासूसों के थ्रू। अब बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1290 में और ये डायनेस्टी चली थी 1320 तक। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये 1290 से 96 तक रूलर थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कमान संभाली थी, जो कि 1296 थे, 1316 तक रूल किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक और नाम था अली गुरशस्प। तो अगर क्वेश्चन आए अली गुरशस्प कौन था,
तो इन लोगों के थोड़े से ना डिफरेंट वाले नाम भी याद रखा करो, ऐसे ही क्वेश्चन उल्टा पुल्टा घुमा के दे देता है एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने सोल्जर्स को कैश में सैलरी पे करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल के इन्वेजन से भी बचाया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया, याद रखना डिसेंट्रलाइज्ड लिख देगा एग्जाम में। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो सेंट्रलाइज्ड हुआ था, डायरेक्टली फार्मर्स से लिया जाता था, और जो ज़मींदारी की प्रैक्टिस थी उस पर बैन लगा दिया गया था। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, इसको ध्यान रखना। इन्होंने थानास को इस्टेब्लिश किया था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो और मीर हसन जैसे पोइट्स को भी सपोर्ट किया था, और इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया था, और सिरी फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया था। जमात खाना मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाई थी। तो क्वेश्चन आए, सिरी फोर्ट किसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के श्राइन के लिए बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के अलग अलग जगहों पे जो इन्वेजन है उनकी क्रोनोलॉजी और उनके ईयर और कौन से राजा वहाँ पे थे, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट। जैसे उनका जो रणथंबोर का इन्वेजन था वो 1931 में हुआ था। कि कौन थे वहाँ के राजा, हमीर देव थे। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद तो जाते नहीं थे, किसी को भेजते थे। उल्लुग खान को भेजा था रणथंबोर में अटैक करने के लिए। उल्लुग खान के साथ नुसरत खान भी गए थे रणथंबोर में अटैक करने के लिए, जहाँ पे नुसरत खान को मार दिया गया था। और चित्तौड़ की कहानी आपको पता ही है, पद्मावती वाली, जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक रानी के मुंह में पड़ के पद्मावती के चक्कर में अटैक कर दिया था चित्तौड़ पे। वहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे, और ये किताब जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने बेटे खिज्र खान को वहाँ का रूलर बना दिया था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन की साउथ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो साउथ इंडियन कैंपेन को लेड किया था मलिक काफूर ने। जैसे कि 1307 में देवगिरी की कैंपेन हो, वहाँ के राजा रामचंद्र देव को कैप्चर कर लिया था। तेलंगाना यानी कि वारंगल पे अटैक हुआ था 1309 में, वहाँ के राजा थे रुद्रदेव। वैसे ही पांड्या किंगडम पे अटैक हुआ था 1311 में, वहाँ पे मलिक काफूर ने मदुरई पे कैप्चर कर लिया। इस तरह से इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले देवगिरी में हुआ, ठीक है, फिर तेलंगाना में हुआ, फिर पांड्या किंगडम मदुरई में हुआ, और कुछ कॉन्क्वेस्ट जैसे मालवा, मारवाड़, जालोर, इन सब का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। अगर आपको याद रखना है तो जान लेना कि मालवा की कॉन्क्वेस्ट 1305 में हुई थी, वहाँ के राजा थे मालक देव। मारवाड़ के अटैक हुआ था 1308 में, वहाँ के राजा थे शीतल देव। और जालोर में जो कॉन्क्वेस्ट हुई थी वो 1311 में हुई थी, कान्हन देव उनके राजा थे। अगर कभी क्रोनोलॉजी में आ जाए तो वैसे ऊपर वाले ही आएंगे, नीचे के मालवा, मारवाड़, जालवाल, जालोर ये सब आरएएस वगैरह में आते हैं, आपके यूपी बीसीएस में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 एडी से 1413 एडी तक थी। इसके फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक, जिनका एक और नाम था गाजी मलिक। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना। इन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया था दिल्ली में। इन्होंने वारंगल को कैप्चर किया था। इन्होंने बंगाल पे अटैक करके बंगाल को भी कनकर किया था। इनके टाइम पे कैनाल फॉर इरिगेशन बनवाए गए थे, ठीक है, नहर बनवाए थे इन्होंने बहुत सारे। याद रखना कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ नहर इन्होंने नहीं बनवाए थे घियासुद्दीन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ अगर कैनाल्स पूछे तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। घियासुद्दीन तुगलक में इतना याद रखना कि हाँ, कैनाल इन्होंने बनवाए थे इरिगेशन के लिए, ये नहीं था कि नहीं बनवाए थे। दूसरी चीज़, इनके टाइम पे कंप्लीट बैन लगाया गया था प्रोडक्शन पे भी और सेल पे भी। किस चीज़ की? शराब की। शराब की ना तो प्रोडक्शन होगी ना ही सेल होगी, लिकर का बिल्कुल बैन कर दिया था घियासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, जिनका नाम जौना खान भी था, ठीक है, इन्होंने खुरासन एक्सपेडिशन प्रपोज किया था, राइट, जो कि बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया क्योंकि डिजास्टर आ गया था। दूसरा, इनके टाइम में अमीर कोही डिपार्टमेंट बनाया गया, एग्रीकल्चर से टैक्स वसूलने का डिपार्टमेंट, ठीक है। इन्होंने क्रॉप रोटेशन स्टार्ट करवाई थी, इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। ये सारे रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन तुगलक के थे। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स इन्होंने बनवाए थे। इन्होंने इरिगेशन टैक्स लेना शुरू किया। इन्होंने अशोकन पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ को दिल्ली शिफ्ट करवाया। इन्होंने एक सेपरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया नॉन मुस्लिम के ऊपर, जिसका नाम था जिजिया टैक्स। सोल्जर्स को कैश में पे नहीं करते थे, ये लैंड ग्रांट्स के रूप में सोल्जर्स को पे करते थे। इतनी बातें फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद होनी चाहिए। कौन था ऐसा जो सोल्जर्स को कैश में पे करता था? अलाउद्दीन खिलजी। और कौन था जो लैंड ग्रांट्स के थ्रू पे करता था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखा करो। इरिगेशन टैक्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल, अशोकन पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ ब्रॉट बैक टू दिल्ली, ऐसी चीज़ें इन्होंने करी फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद एक छोटी सी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी है। इसके बाद फाउंडर का नाम याद रखना काफ़ी है, खिज्र खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, राइट। उसके बाद लोधी डायनेस्टी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बहलूल लोधी इसके फाउंडर थे पहले, तो ये जान लो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे सिकंदर लोधी। क्यों इंपॉर्टेंट थे? इनके बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसलिए इंपॉर्टेंट थे। ये बहलूल लोधी के बेटे ही थे।
इनका जो पेन नेम था, जिस नेम से ये लिखते थे चीज़ें, वो पेन नेम गुलरुखी था। तो क्वेश्चन आएगा गुलरुखी कौन था? सिकंदर लोदी था और कोई नहीं था। फिर क्वेश्चन आएगा कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को इस्टेब्लिश करने वाले सिकंदर लोदी ही थे। फिर क्वेश्चन आएगा कि गज़े सिकंदरी क्या था? एक मेजरिंग स्केल थी जिसको सिकंदर लोदी ने इंट्रोड्यूस किया था, गज़े सिकंदरी करके। बाकी लोदी डायनेस्टी के टाइम पे, इस डायनेस्टी का, लोदी डायनेस्टी का एंड किसके टाइम पे हुआ? इब्राहिम लोदी के टाइम पे, राइट, जब उनको डिफीट किया था बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। उसके बाद लोदी डायनेस्टी का एंड हो गया और इसी के साथ कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का भी एंड हो गया लोदी डायनेस्टी के साथ साथ। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? तो ही वॉज इब्राहिम लोदी, बिकॉज बाबर डिफीटेड हिम इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। दैट्स वाई बैटल ऑफ पानीपत इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का एंड कर दिया उन्होंने, सिर्फ लोदी डायनेस्टी का नहीं। इक्ता सिस्टम जो कि पहले नॉन हेरिडेटरी था, उसको हेरिडेटरी किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की अब हम ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो पहले इक्ता सिस्टम की बात होगी। और इक्ता सिस्टम के बारे में याद रखना कि ये पहले नॉन हेरिडेटरी सिस्टम था, इसको हेरिडेटरी बनाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। कौन कौन से ऑफिशियल्स कितना एरिया गवर्न करते थे? जो इक्ताज होते थे वो गवर्नर होते थे, ठीक है, उनको मुफ्तीज बोलते थे। शिख्स जो होते थे वो शिकदार उनको गवर्न करते थे, और जो परगनाज होते थे उनको आमिल गवर्न करते थे, ठीक है, रेवेन्यू के लिए। विलेज का हेड कौन होता था? मुकद्दम होता था। एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। अमीर खुसरो बहुत फेमस पोइट थे, इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला और सितार का इन्वेंशन करा। इन्होंने तुगलक नामा भी लिखी है अमीर खुसरो ने। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के फंक्शंस भी याद होने चाहिए, जैसे खरीदादार जो कि ऑर्डर सेंड करने के लिए होते थे, अरीजे मामलिक जो कि हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट थे, ठीक है, सदर जो कि हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स थे, अमीर आखनूर जो कि हेड ऑफ स्टेबल थे। कारकुन कौन था? वन हु कीप्स अकाउंट ऑफ द लैंड टैक्स। देखो इसमें से ज़्यादा चीज़ें अगर आप सोचो ट्रिक्स नहीं है, तो सबकी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ में। मेरे हिस्ट्री रट्टाफिकेशन वाले 5 घंटे की वीडियो में मैंने एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सबकी ट्रिक बना रखी है। अगर आपने अभी तक स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ नहीं देखी, मेरा हिस्ट्री रट्टाफिकेशन का वीडियो नहीं देखा, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैंने ही वहाँ पर पढ़ाया है, किसी और ने नहीं पढ़ाया है। इसलिए ये रैपिड रिवीजन की वीडियो में हम ट्रिक्स को बीच में नहीं लाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो 5-6 आवर्स लेंदी हो जाएगा, विच आई रियली डोंट वांट। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली मेड फॉर द स्टूडेंट who want to revise ancient, medieval, modern in 3 hours on the last day before their examination। ये वीडियो उस पर्पज से बन रहा है, तो इसमें हम ट्रिक्स वगैरह को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ट्रिक्स देखनी है तो आप स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ में सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने बताई हैं हिस्ट्री की, ठीक है, और हिस्ट्री की रट्टाफिकेशन वाली वीडियो में पूरी ट्रिक्स बताई है मैंने, जितनी भी चीज़ों की ट्रिक्स की ज़रूरत है, तो वो सारी ट्रिक्स वाली चीज़ें आप वहाँ से देख लेना। एक शहनाई पील करके भी ऑफिसर होता था, वो चीफ था आर्मी ऑफ एलिफेंट्स का। जो एलिफेंट की आर्मी होती थी उसका जो चीफ था वो था शहनाई पील। तो याद रखना, थोड़ा डिफरेंट सा है, पूछा जा सकता है। कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स भी याद रखना दिल्ली सल्तनत के, जैसे दीवाने अर्ज था मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको बलबन ने इस्टेब्लिश करा था। दीवाने वजारत मिनिस्टर्स का डिपार्टमेंट था, फाइनेंस रिलेटेड वर्क किए जाते थे इसमें। दीवाने अमीरी को ही मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश करा था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, राइट। दीवाने मुस्तक राज क्या था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, अलाउद्दीन खलजी ने इस्टेब्लिश किया था इसको। दीवाने रिसालत क्या था? फॉरेन और रिलीजियस डिपार्टमेंट था ये। दीवाने बंदगान क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बनाया था। दीवाने बंदगान, बंदी से स्लेव, समझ आ रहा है ना? तो याद रखना, दीवाने अर्ज को बलबन ने इस्टेब्लिश करा था, दीवाने वजारत को भी बलबन ने इस्टेब्लिश करा था, दीवाने आमिर कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश करा था, दीवाने मुस्तक राज को अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश करा था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, और दीवाने बंदगान को फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश करा था। कौन से डिपार्टमेंट का क्या पर्पस था वो भी याद रखना। मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग 4 तरह के टैक्स वैलिड हैं। एक तो जजिया वैलिड है, जजिया एक ऐसा टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। खुम्स ऐसा टैक्स जो कि लूट और वेल्थ से ऑब्टेन किया जाता है, ऐसा खजाना जो कि वॉर और वेल्थ से लूटा जाता है, ठीक है, वेल्थ को लूटा जाता है। ज़कत एक वॉलेंट्री रिलीजियस टैक्स है जो कि मुस्लिम से लिवाई किया जाता है। याद रखना कि इनमें से कौन सा टैक्स मुस्लिम से लिवाई किया जाता है? ज़कत। और नॉन मुस्लिम पे जिज़िया। तो जिज़िया और ज़कत में फ़र्क याद रखना। स्वराज एक रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम नॉन मुस्लिम, स्वराज भी नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाने वाला रेवेन्यू ही है। आर्किटेक्चर की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इल्तुतमिश ने क्या बनाया? सुल्तानगढ़ी टॉम बनाया, टॉम बॉम्ब इल्तुतमिश बनवाया दिल्ली में, ठीक है। बलबन ने क्या बनवाया? बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया, और बलबन ने अपना टॉम बनवाया। बलबन टॉम जो है इंडिया का फर्स्ट टॉम है जो कि पूरी तरह से इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। अलाउद्दीन खलजी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई, मैंने बताया सीरी फोर्ट बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनाया,
1000 पिलर्ड पैलेस बनवाया दिल्ली में। घियासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या बनवाया? तुगलकाबाद बनवाया, टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया? टॉम्ब ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में जो बनाया गया है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला नगर बसाया दिल्ली में। सिकंदर लोदी ने मोठ मस्जिद बनवाई दिल्ली में। लिटरेचर को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे बिकॉज लिटरेचर जितने भी हैं सल्तनत के, मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट वाले अपने स्मार्ट एग्जाम सीरीज में ट्रिक्स के थ्रू याद करवा दिए, एक बार जाके देख लेना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विजयनगर एम्पायर, जो कि 1336 से 1650 तक चला। हु वर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? हरिहर एंड बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और किसने हेल्प करी थी इनकी? एक विद्रायन करके शैवा सेंट थे, संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने इन लोग की हेल्प करी थी। बहुत ही पाइवोटल रोल था इनको विजयनगर एम्पायर को फाउंड करने में। इनिशियली इस एम्पायर की कैपिटल आनेगोंडी थी, बाद में होयसाला टाउन के पास यानी कि हम्पी इनकी कैपिटल बनाई गई और सिटी का नाम विजयनगर किया गया, मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री से याद आया, आपको एग्ज़ाम में विक्ट्री कैसे मिलेगी? एग्ज़ाम में विक्ट्री तभी मिलेगी जब आप एग्ज़ाम से डरोगे नहीं। अगर आप एग्ज़ाम से डर गए ना तो आप आधी लड़ाई तो पहले ही हार गए। एग्ज़ाम से डरना मत। देखो कितने बहादुर बहादुर लोग इंडिया में हुए, इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स लड़ ली, इतने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया। आप एक एग्ज़ाम से डर रहे हो भी प्रीलिम्स से कम इतना भरोसा रखो कि जो पढ़ रहे हो क्वेश्चन वहाँ से आएगा तो उसको कर लोगे। आप तो यही सोच रहे हो कि ये अभी पढ़ रहा हूँ, कहीं कल ये मैं भूल ना जाऊँ, यही सोच के डरे चले जा रहे हो। तो बिल्कुल डरना नहीं है, हमेशा एक मुस्कान चेहरे पे रखते हुए पढ़ाई करनी है, स्माइल चेहरे पे रखते हुए ही पढ़ाई करनी है। बिना स्माइल के पढ़ाई करोगे तो डर लगेगा, ठीक है। तो कमेंट्स में लिखो, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट्स में लिखो मेरी मुस्कान मेरी विक्ट्री, मेरी मुस्कान मेरी विक्ट्री, कमेंट्स में लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा? मेरी मुस्कान मतलब मेरा कॉन्फिडेंस, राइट, क्योंकि मुस्कान है मतलब आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और उसमें आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस मिला दिया, बस फिर सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। कॉन्फिडेंस प्लस कॉमन सेंस इज इक्वल टू सक्सेस। कमेंट्स में लिखो मेरी मुस्कान मेरी विक्ट्री, ठीक है। सिटी ऑफ विक्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं हम, विजयनगर के बारे में। विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टीज थी, संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और आराविदु डायनेस्टी। इन चारों डायनेस्टी के फाउंडर्स के नाम पता होने चाहिए। हरिहर वन वॉज फाउंडर ऑफ संगमा डायनेस्टी, सलुवा नरसिम्हा वॉज फाउंडर ऑफ सलवा डायनेस्टी, वीर नरसिम्हा वॉज फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी एंड तिरुमला वॉज एन फाउंडर ऑफ आराविदु डायनेस्टी, राइट। संगम के फाउंडर कौन थे? हरिहर वन। सलुवा के फाउंडर कौन थे? सलवा नरसिम्हा। तुलवा के फाउंडर कौन थे? वीर नरसिम्हा। और आराविदु के फाउंडर कौन थे? तिरुमला। इसको भूलना मत और इनके ईयर्स और टाइमलाइन याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले थोड़ी सी बात हम संगम डायनेस्टी कर लेते हैं, हरिहर वन के बारे में। हरिहर वन ने होयसाला रूलर ऑफ मैसूर को हराया था, ठीक है। इन्होंने एक नई सिटी को भी फाउंड किया था, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था हम्पी की तरफ। इनको सक्सीड किया था इनके भाई बुक्का ने, और बुक्का ने एक टाइटल लिया था वेदा मार्ग प्रतिस्थापक। तो वेद मार्ग प्रतिस्थापक टाइटल किसने लिया था? बुक्का वन ने लिया था। और इनकी लड़ाई हुई थी बाहमनी रूलर्स से। तो क्वेश्चन आएगा हरिहरा या बुक्का में से बाहमनी रूलर से लड़ाई किसने करी थी? तो बुक्का वन ने करी थी। इसके बाद हरिहरा टू आए थे, जिन्होंने कनारा मैसूर जैसी जगहों पे कैप्चर करा, कांची को कैप्चर करा हरिहरा टू ने, ठीक है। इसके बाद 2 और राजा हुए थे इस डायनेस्टी में, एक तो देवराय वन थे और देवराय टू थे। देवराय वन जो है वो बाहमनी राजा फिरोज शाह से हार गए थे, ठीक है। और इन्होंने वरांगल से अलायंस किया था ताकि डेक्कन में पावर का बैलेंस थोड़ा चेंज हो। इनके टाइम में निकोलो कोंटी आए थे विजयनगर एम्पायर में। तो निकोलो कोंटी किसके टाइम पे आए थे? देवराय वन के टाइम पे आए थे। देवराय टू की बात करें तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के। आउट ऑफ ऑल द हरिहर, बुक्का एंड देवरायास, देवराय टू वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा को हराया था, इसलिए ग्रेटेस्ट थे। इन्होंने मुस्लिम कैवलरी को ट्रेन करा और रिक्रूट करा। इनके टाइम पे अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शियन एनवॉय थे और नुनीस जो कि पोर्टुगीज राइटर थे, ये लोगों ने विजिट किया था देवराय टू के कोर्ट को, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा देवराय टू के बारे में। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी। थोड़ी सी बात सलवा डायनेस्टी के राजाओं की कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि सलवा नरसिम्हा इसके फाउंडर थे। किसका मर्डर करने के बाद इन्होंने फाउंड किया था सलवा डायनेस्टी को? विरूपक्षा टू का मर्डर करने के बाद इन्होंने विजयनगर की फाउंडेशन रखी, न्यू रखी सलवा नरसिम्हा ने। तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे कृष्णदेव राय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। इन्हें आंध्र भोज भी बोला जाता है।
इन्होंने दो फ्रंट पे लड़ाइयाँ लगी, एक तरफ बहामनी सुल्तान से और दूसरी तरफ उड़ीसा के गजपति रूलर से इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। इन्होंने रायचूर दोआब को अक्वायर किया, उड़ीसा को सबड्यू किया, बीजापुर को डिफीट किया, ठीक है, और नागलपुरम जैसी जगहों को फाउंड किया। इन्होंने विजय महल, वित्तल स्वामी टेम्पल में गोपुरम बनवाए। इनको प्रेस किसने किसने किया? इनके टाइम पे डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनीज, डुआर्टे बारबोसा जैसे ट्रैवलर्स आए और इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी हैं, जैसे कि वो तेलुगु और संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने खुद कंपोज किया था अमुक्तमाल्यदा। तो क्वेश्चन आएगा, अमुक्तमाल्यदा किसने कंपोज किया था? तो कृष्णदेव राय ने कंपोज किया था। रस मंजरी भी संस्कृत में इन्होंने ही लिखी थी। कृष्णदेव रायन्ना दिनचारी भी इन्होंने लिखी थी कन्नड़ में। इनके टाइम में अष्टदिग्गज भी होते थे, 8 पोएट्स थे, ठीक है, अष्टदिग्गज, जिनमें से एक तेनाली रामकृष्णा भी थे, जिन्होंने पांडुरंग्या महात्म्य लिखा था। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज को याद करना है तो भी आप मेरे हिस्ट्री रेक्टिफिकेशन वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने याद करवाया आप। इसके बाद एक वीक रूलर थे सदाशिव राय, जिनके टाइम में इनका चीफ मिनिस्टर था राम राय, जो कि डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। और राम राय के नेतृत्व में बैटल ऑफ तालीकोटा हुई, जिसमें कंबाइंड फोर्सेस बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की आई और राम राय को हरा दिया। याद रखना, राम राय खुद एक राजा नहीं थे, ये चीफ मिनिस्टर थे सदाशिव राय के। रियल पावर हेल्ड करते थे राम राय। और राम राय कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा से हार गए और विजयनगर सिटी को पूरी तरह लूटा गया और यहीं से विजयनगर एम्पायर का अंत हो गया। क्वेश्चन अगर आए कि रामायण की क्रेविंग कौन से टेम्पल की वॉल पे हुई है, तो हजारा रामास्वामी टेम्पल की वॉल पे हुई है, ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल में गार्जियन डिटी कौन है? शिवा है, ये भी याद रखना। वित्थल टेम्पल में विष्णु का रथ है, ये भी याद रखना। यहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स भी है वित्थल टेम्पल में। तो इन टेम्पल्स के कुछ खास फीचर्स याद रखना। लेट्स टॉक अबाउट बहामनी किंगडम। 1347 से 1527 तक के किंगडम था। बहामनी किंगडम के फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन, जिनका नाम हसन गंगू भी है, ठीक है। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिबेलियन किया और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उसके बाद उन्होंने थ्रोन संभाला था, गद्दी पे बैठे थे ये, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी? गुलबर्ग थी, जिसको बाद में बिदार में शिफ्ट कर दिया गया। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था वो 4 तरफ डिवाइडेड था, गुलबर्ग में, दौलताबाद में, बिदार में और बेरार में। इनकी फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ होती रहती थी, कभी वारंगल से लड़ रहे हैं, कभी उड़ीसा से लड़ रहे हैं, कभी विजयनगर एम्पायर से लड़ रहे हैं, ठीक है। हसन गंगू अपने आप को बोलते थे सेकंड अलेक्जेंडर अपने सिक्कों पे। बहामनी के डिक्लाइन के बाद पूरा डेक्कन में 5 सल्तनत उभर कर सामने आई। आदिल शाही सल्तनत, निज़ाम शाही, आदिम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीश शाही, ठीक है। आदिल शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह। ये आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ थी? बीजापुर में थी। निज़ाम शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे मलिक अहमद। निज़ाम शाही डायनेस्टी कहाँ पे थी? अहमदनगर में। इमाद शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे फतेहुल्ला इमाद, और ये डायनेस्टी कहाँ की थी? बेरार की थी। कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे कुली कुतुब शाह, ये डायनेस्टी कहाँ पे थी? गोलकोंडा में थी। बरीद शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे कासिम बरीद, और ये डायनेस्टी थी बिदार में। तो ये पांचों डायनेस्टी के फाउंडर, और ये डायनेस्टी कहाँ थी ये पता होना चाहिए, ठीक है। आदिल शाह बीजापुर में थी, फाउंडर ऑफ यूसुफ आदिल शाह। निज़ाम शाही अहमदनगर में थी, फाउंडर वाज मालिक अहमद। इमाद शाही बेरार में थी, फाउंडर वाज फतेहुल्ला इमाद। कुतुब शाही गोलकोंडा में थी, फाउंडर वाज कुली कुतुब शाह। बरीद शाही बिदार में थी, फाउंडर वाज कासिम बरीद वन। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद शाह वन जो थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। इन्होंने स्टेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बिदार। 1363 में इन्होंने गोलकोंडा और टर्कोइज थ्रोन को कैप्चर करा, ठीक है। ये टर्कोइज थ्रोन क्या था? बहामनी रॉयल सीट थी, उसको कैप्चर किया मोहम्मद शाह वन ने। फिरोज शाह बहामनी के बारे में इंपॉर्टेंट बात जाननी ये ज़रूरी है कि इन्होंने कल्चरल ग्रोथ पे बहुत ध्यान दिया। इनके ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस था और इन्होंने महमूद गवन मदरसा बनवाया, जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग था, बहुत फेमस। इन्होंने रायचूर दोआब को विजयनगर एम्पायर के सामने ये हार गए। रायचूर दोआब इन्होंने हार दिया था विजयनगर एम्पायर के सामने। एक अहमद शाह वली भी थे, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था बिदार। पहले गुलबर्ग थी, फिर बिदार शिफ्ट किया था अहमद शाह वन वली ने। बात होगी महमूद गवन की, ये भी बहुत ही पावरफुल इंसान थे। इन्होंने बिदार कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था पर्शियन स्टाइल। याद रखना, महमूद गवन ने गन पाउडर का यूज़ किया था जब विजयनगर से लड़ाई हो रही थी ना बेलगांव में, कर्नाटक में। तो गन पाउडर का यूज़ किसने किया था? महमूद गवन ने किया था। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के राजा थे और आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री के बहुत शौकीन थे। इन्होंने खुद एक किताब लिखी थी, किताब नौरस।
किताब नौरत किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी, याद रखना। इन्होंने सेकुलरिज्म को बहुत प्रमोट किया और इनको टाइटल मिला था जगत गुरु का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जगत गुरु कौन था? इब्राहिम आदिल शाह थे। ठीक है, अगर पढ़ोगे नहीं तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी, कभी गेस नहीं कर पाओगे कि जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह थे। ठीक है, इन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया था, किताब नौरत लिखी थी। ये सारे फैक्ट्स आपको आदिल शाह सेकंड के बारे में पता होनी चाहिए। कुछ नोटेबल मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स के बारे में जान लो। गोल गुम्बद जो है लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड में, बीजापुर कर्नाटका में है और मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। गोलकोंडा फोर्ट राजा कृष्णदेव ने बनवाया था। ठीक है, ककातिया डायनेस्टी के थे ये। बाद में यही गोलकोंडा फोर्ट कुतुब शाही डायनेस्टी की कैपिटल बन गया था और फेमस था ये कोहिनूर डायमंड के लिए। गोलकोंडा फोर्ट का फतेह दरवाज़ा बहुत फेमस है, मेन एंट्रेंस है फतेह दरवाज़ा गोलकोंडा फोर्ट की। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की। भक्ति दो तरह की होती है, सगुन भक्ति जिसमें किसी के फॉर्म को ह्यूमन लाइक डिटीज़ को वर्शिप करते हैं, भगवान के सामने जाते हो ना मंदिर में, वो सगुन भक्ति है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति भी होती है जिसमें हम किसी फॉर्म को, किसी की ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट को पूजा नहीं करते, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, फॉर्मलेस गॉड को पूजा करते हैं, निरंकार जिसको बोलते हैं, कोई आकार नहीं है भगवान का, फॉर्मलेस है। तो निर्गुण भक्ति में भगवान का आकार नहीं होता, सगुण भक्ति में भगवान का आकार होता है। अर्ली भक्ति मूवमेंट की बात करें तो दो ग्रुप इस भक्ति मूवमेंट को लीड करते थे, अलवर्स और नयनार्स। अलवर्स जो है विष्णु के डिवोटी थे और नयनार्स जो है वो शिवा के डिवोटी थे। अलवर्स में जो फेमस सेंट्स थे वो थे नमल अरवार, ठीक है, अंडल, पेरियलवार, इस तरह के सेंट्स थे। और नयनार्स में जो सेंट थे वो थे अप्पार, सुंदरार, ठीक है, इस तरह के सेंट्स इसमें थे। अब कुछ फेमस भक्ति सेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आदि शंकराचार्य के बारे में पहले जान लो। ये अद्वैत वेदांता फिलॉसफी को मानते थे, नॉन ड्यूअलिज्म को। ठीक है, कौन से सेंट की क्या फिलॉसफी है, इस पर भी मेरा एक 2 मिनट का शॉर्ट्स है यूट्यूब पे। अगर आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे हमारे चैनल पे तो आपको दिख जाएगा फिलॉसफीज एंड फिलॉसफर्स। तो आदि शंकराचार्य की क्या फिलॉसफी थी, वल्लभाचार्य की क्या फिलॉसफी थी, रामानुजम की क्या फिलॉसफी थी, सबको मैंने याद करवाया है। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत किसने फॉर्म किया था, ठीक है, निम्बार्का की क्या फिलॉसफी थी, ये सारी चीज़ें आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगी अगर आप उस शॉर्ट को देख लोगे तो चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके पहले अभी तुरंत उस शॉर्ट्स को देख लो ताकि आगे आपको आसानी हो इस लेक्चर को पढ़ने में, वरना इस लेक्चर के बाद देख लेना आराम से, अगर अभी वॉक करते हुए ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो। इतना याद रखना कि अद्वैत वेदांता जो कि नॉन ड्यूअलिज्म है वो आदि शंकराचार्य ने फाउंड किया था। और रामानुजा की फिलॉसफी क्या थी? विशिष्ट अद्वैत थी, क्वालिफाइड मोनिज्म। इनके अकॉर्डिंग विष्णु की इंटेंस पूजा करना ही साल्वेशन का मार्ग है। नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज करा, इन्होंने वरकारी सेक्ट को फाउंड किया। जानेश्वर भी वरकारी सेक्ट के बहुत ही मेजर फिगर थे, इन्होंने भगवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया, इसको बोला गया जानेश्वरी क्योंकि जानेश्वर ने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, रामानंद की बात करें तो ये रामानुजा के फॉलोअर थे, इन्होंने भी वैष्णविज्म को प्रीच किया बहुत ज़्यादा और फर्स्ट टू प्रीच डिवोशन इन हिंदी, हिंदी में वैष्णविज्म को समझाने वाले ये पहले आदमी थे रामानंद। कबीर की बात करें तो ये एक वीवर थे वाराणसी में और इन्होंने वेदांता सीखा था रामानंद से, यानी रामानंद की जो अभिमान बात की उनके डिसिपल थे कबीर। ठीक है, और इन्होंने सूफी और हिंदू आइडियाज़ को मिक्स किया जिसको बोला गया जिक्र। ठीक है, यूनिटी ऑफ गॉड की बात करते थे, ये आइडल वर्शिप की बुराई करते थे, पॉलीथीज़म में यकीन नहीं रखते थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। इन्होंने मुस्लिम फॉर्मलिज्म को भी पूरी तरह से कंडेम किया था। कबीर की जो राइटिंग्स हैं वो 3 तरह की चीज़ों में प्रिजर्व की गई है, एक तो कबीर बीजक में और कबीर ग्रंथवाली में और तीसरा आदि ग्रंथ साहिब में जो सिखिज्म में लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इन तीनों जगहों पे कबीर की राइटिंग्स को प्रिजर्व किया गया है। बाबा गुरु नानक कौन थे? जिन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया, ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। निर्गुण भक्ति को ये एडवोकेट करते थे, मतलब फॉर्मलेस भक्ति को। सिख रिलीजन को फाउंड करने वाले गुरु नानक ही थे। वल्लभाचार्य की फिलॉसफी क्या थी? वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत की फिलॉसफी को फॉलो करते थे, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। ये पुष्टि मार्ग के फाउंडर थे। चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये बंगाल का, ठीक है, और इन्होंने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया और पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन थे। ये बंगाल के थे, इनको महाप्रभु भी बोला जाता था, कृष्ण की भक्ति में लीन थे और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट फैलाया था पूरे बंगाल उड़ीसा वाले एरिया में। इन्होंने संकीर्तन को पॉपुलराइज किया। चैतन्य ने क्या पॉपुलराइज किया? संकीर्तन को, मतलब पब्लिक गॉड प्रेजिंग सॉन्ग्स, पब्लिक चले और भगवान के भजन गाते हुए चले। शंकरदेव आसाम के रहने वाले थे, आसाम में वैष्णविज्म को प्रमोट करने वाले थे शंकरदेव। इन्होंने भगवत गीता की टीचिंग्स, भगवत पुराण की टीचिंग्स को आसाम के लोगों को पहुंचाया। तो आसाम में वैष्णविज्म को किसने पॉपुलराइज किया? शंकरदेव ने, बस इतना याद रखना। तुलसीदास तो आपको पता ही है, अवधि में रामचरितमानस लिख दी, राम कल्ट के फॉलोअर थे, राम कल्ट को पॉपुलराइज करने वाले थे और अकबर और जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे तुलसीदास। तुकाराम की बात करें तो ये छत्रपति शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, जहांगीर के भी कंटेम्प्रेरी थे।
शाहजहां के भी कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, ये फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे तुकाराम, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉस्टर करने में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, ये आपको पता ही है। भक्ति ट्रेडिशन में सगुना भक्ति की बहुत बड़ी ये भक्ति करने वाली थी कृष्ण की। इनका फेमस वर्क था राग गोविंद। ठीक है, इनके गुरु रैदास थे, जिन्होंने गुरु रैदास कौन थे? जिन्होंने रिजेक्शन किया कास्ट नॉर्म्स का। निम्बार्काचार्य ये रामानुजाचार्य के कंटेम्प्रेरी थे, इन्होंने भेदाभेद फिलॉसफी दी थी। ठीक है, इनका भी यही था, लॉर्ड कृष्ण की तरफ डिवोशन बहुत ज़्यादा था। माधवाचार्य की फिलॉसफी थी द्वैतवाद यानी डुअलिज्म, इन्होंने तत्ववाद थ्योरी को ओरिजिन किया था, थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स। बिलीव्ड इन लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज अचीव थ्रू नॉलेज एंड डिवोशन, मतलब ज्ञान और डिवोशन के थ्रू साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसा माधवाचार्य का कहना था। लास्टली कबीर की तरह रायदास भी जो है रामानंद के ही डिसिपल थे। ये प्योरिटी ऑफ माइंड और सर्विस टू ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे। जो चित्तौड़ की रानी झाला थी वो रैदास की बहुत बड़ी भक्त थी। दादू दयाल की बात करें तो ये निर्गुण भक्ति के सेंट थे। ठीक है, रामदास की बात करें तो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, और इनका जो फेमस टेक्स्ट था वो था दास बोध। तो क्वेश्चन आएगा दास बोध किसने लिखा? रामदास ने लिखा। दोनों में दास दास आ रहा है तो याद रखना। थोड़ी सी बात सूफी मूवमेंट में देख लो, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बट मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। सूफी ऑर्डर में 4 ऑर्डर्स होते थे, चिश्ती ऑर्डर, कदरिया ऑर्डर, सुहरावर्दिया ऑर्डर और नक्शबंदिया ऑर्डर। याद रखना, जो लोग सिर्फ सुन रहे हो वो देख लो ध्यान से। चिश्ती में, सूफी में 4 ऑर्डर थे, तो चिश्ती ऑर्डर था, कदरिया ऑर्डर था, सुहरावर्दिया ऑर्डर था और नक्शबंदिया ऑर्डर था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है चिश्ती ऑर्डर में कौन कौन से सेंट्स थे, यानी जो चिश्ती सिलसिला था उसमें मेन टीचर्स कौन कौन थे। तो चिश्ती ऑर्डर के जो सेंट थे उसमें सबसे फेमस थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इंडिया आए थे घोरी के साथ। ठीक है, इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। याद रखना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। ये घोरी के साथ इंडिया में आए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया था, मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली में। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, इनको बाबा फरीद बोला जाता है। बाबा फरीद गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो श्लोक है वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। इन्होंने सातों सुल्तान, दिल्ली के जो 7 सुल्तान है सबका राज इन्होंने देखा था। क्वेश्चन आता है दिल्ली के 7 सुल्तान का राज देखने वाले कौन से सूफी सेंट थे? तो शेख निज़ामुद्दीन दौलिया थे, दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी, ये इल्यूमिनेटेड लैम्प ऑफ दिल्ली बोले जाते थे, दिल्ली में इनकी दरगाह है। ये सारी चीज़ें याद रखना सूफी सेंट्स के बारे में, चिश्ती सिलसिला के। बाकी जो तीनों ऑर्डर हैं उनके सिर्फ फाउंडर के नाम याद रख लेना। जैसे कदरिया ऑर्डर के फाउंडर थे अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक, सुहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर थे शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नक्शबंदी ऑर्डर के फाउंडर थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। इनको पॉपुलराइज किया था ख्वाजा नसीरुद्दीन उबैदुल्ला अरहर ने। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जाना, याद रखना कि बाबर के इन्वेजन के थ्रू ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे नक्शबंदी ऑर्डर। बाबर का जिक्र हो ही गया तो मुगल एम्पायर की शुरुआत कर देते हैं, जिसकी शुरुआत की थी बाबर ने। 1526 से 1530 तक रूल किया था। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हरा दिया और मुगल रूल की स्थापना की। बैटल ऑफ खानवा में इन्होंने राणा सांगा को हराया 1527 में। 1528 में इन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी में राजपूत रूलर मेदिनी राय को भी हरा दिया। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में इन्होंने अफगन्स को हराया और 1530 में आगरा में इनकी डेथ हो गई। लगातार 4 साल से लोगों को हराते हराते फाइनली ये 1530 में मर गए। इन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन्होंने बाबरनामा को खुद लिखा, ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी। और इनके बाद गद्दी में बैठे हुमायूं, जो कि पहले 1530 से 1540 तक थे, फिर 1555 से 1556 में 1 साल के लिए गद्दी में बैठने वाले इंसान थे हुमायूं। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में बुरी तरह से पिटने के बाद शेरशाह सूरी से इन्होंने शेरशाह सूरी को शासन सौंप दिया था। सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी। 15 साल पर्शिया में रहे। उसके बाद 1555 में जाके फिर से गद्दी में बैठ पाए थे, मगर 1556 में उनकी फिर से डेथ हो गई, सीढ़ियों से गिर गए हुमायूं। शेरशाह सूरी डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे, फाउंडर थे। हुमायूं को हरा के उन्होंने गद्दी संभाली थी। इन्होंने रुपया वगैरह को इंट्रोड्यूस किया था, सिल्वर करेंसी थी उसको रुपया बोलते थे। पट्टा और काबुलियत सिस्टम को, ये एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, इसको लागू करने वाली भी शेरशाह सूरी ही थे। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई शेरशाह सूरी ने बंगाल से लेकर पेशावर तक। शेरशाह टॉम्ब सासाराम में इन्होंने ही बनवाया, शेरशाह सूरी ने ही। हुमायूं के बाद गद्दी में बैठे अकबर, ही बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ 13 विद बैरम खान एज हिज रीजेंट।
इन्होंने हेमू को हराया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया गुजरात, बंगाल, राजस्थान और डेक्कन में। इन्होंने राजपूत प्रिंसेस से शादी करी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स को रैंक दी जाती थी, जब्त सिस्टम जैसे कि लैंड असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज किया गया, दहसाला सिस्टम जिसमें क्रॉप यील्ड के प्राइस जो है, एवरेज क्रॉप यील्ड के प्राइस ईयर्स को डिसाइड किए जाते थे, दहसाला सिस्टम। एक्चुअली जो दहसाला सिस्टम था, जब्त सिस्टम था, ये सब अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोदरमल के आइडियाज़ थे। ठीक है, जो दहसाला सिस्टम है इसमें एक्चुअली क्या होता था, सारी क्रॉप से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है और जितनी उनकी प्रोडक्शन होती है उसको 10 साल तक ऑब्जर्व किया जाता था। उसके बाद उस बेसिस पे उसका जो 1/3 होता था उसके टोटल एवरेज का 10 साल के, उतना रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। तो दहसाला सिस्टम यही था। ठीक है, आई थिंक बीच में वीडियो पॉज हो गया तो लेट मी रिपीट इट कि दहसाला सिस्टम, जब्त सिस्टम, ये सब अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोदरमल की देन थी। इन्होंने स्टार्ट की थी ये चीज़ें। ठीक है, दहसाला सिस्टम, जब्त सिस्टम, ये सब क्या था, दहसाला सिस्टम में एवरेज 10 साल की किसी क्रॉप का प्रोड्यूस कितनी हुई है उसका एवरेज निकालते तो उस हिसाब से उसका 1/3 रेवेन्यू सेट कर देते थे। अकबर के दरबार में नौरत्नास थे, ये भी मैं आपको याद करवा चुका हूँ। अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी सुलह कुल नाम की। अकबर ने एक तरह का रिलीजन इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करी जिसका नाम दीन इलाही था। अकबर ने तानसेन को टाइटल दिया था। अकबर ने क्या क्या बनवाया था, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं टॉम्ब और पंचमहल जैसी चीज़ें। अकबर की डेथ 1605 में हुई थी और सक्सीड किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने अकबर के सेंट्रलाइजेशन वाली चीज़ों को कंटिन्यू रखा। जहांगीर ने रिवेलियन फेस करा अपने ही बेटे खुसरो के द्वारा और खुसरो को सपोर्ट किया था गुरु अर्जन देव ने, इसलिए गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। जहांगीर ने कांधार हार गए पर्शियंस के आगे, पर्शियंस ने कांधार पे कब्जा कर लिया, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़, राजस्थान और बंगाल वाले एरिया में कब्जा किया। जहांगीर पेंटिंग के बहुत बड़े शौकीन आदमी थे। इन्होंने तुजुक जहांगीरी भी लिखी थी। जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया कश्मीर में। जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को सूरत में फैक्ट्री बनाना अलाउ किया था। कैप्टन हॉकिंस आपको याद होगा। जहांगीर के आर्किटेक्चर की बात करें तो उन्होंने अकबर का टॉम्ब बनवाया, याद है ना, अकबर ने हुमायूं का टॉम्ब बनवाया, जहांगीर ने अकबर का टॉम्ब बनवाया। इन्होंने इमादुद्दौला का भी टॉम्ब बनवाया, विच वॉज द फर्स्ट व्हाइट मार्बल टॉम्ब इन इंडिया। इन्होंने इंडिविजुअल पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग स्टार्ट करी, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें एक अकेला इंसान बना हुआ है। तो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग किसने स्टार्ट करी, जहांगीर ने प्रमोट करी बहुत ज़्यादा। इंडिविजुअल चेन ऑफ जस्टिस, इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करा, जहांगीर ने, याद रखना। इसके बाद शाहजहां की बात करें तो 1628 से 1658 तक शाहजहां का टाइम था। इन्होंने एम्पायर को डेक्कन में एक्सपैंड करा, पोर्टुगीज को डिफीट किया बंगाल में शाहजहां ने। शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, शाहजहानाबाद जैसी जगहों को बनवाया। इन्होंने भी कांधार को पर्शियंस के आगे हार गए। इन्होंने डेक्कन में मराठा से बहुत सारे वॉर किए और फाइनली औरंगजेब ने इनकी गद्दी छीनी और इनको आगरा की एक जेल में बंद कर दिया। औरंगजेब की बात करें, इन्होंने मुगल एम्पायर को पहुंचाया इसके जेनिथ तक। इन्होंने स्ट्रिक्ट सुन्नी इस्लामिक पॉलिसीज़ को फॉलो किया, जिज़्या लगाया हिंदुओं के ऊपर, मल्टीपल रिवेलियन से फेस करे, मराठास के, सिख्स के। ठीक है, और इनके जो ब्रदर थे दारा शिको, उनको भी मार गिराया इन्होंने अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेंस की, सेकुलरिज्म की पॉलिसीज़ थी उनको रिवर्स कर दिया पूरी तरह से। बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल था और वहाँ पे ज्ञान व्यापी मास्क बना दी। इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट शरिया बेस्ड गवर्नेंस, ओवर एक्सटेंडेड द एम्पायर, ऑर्थोडॉक्सी से कम्युनिटीज़ को एलिमिनेट किया। इनके टाइम पे मराठा, सिख, राजपूत का जो राइज था वो थोड़ा सा कम हो गया। उस राइज की वजह से इनका कंट्रोल थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, कि लगातार वो लोग रिबेलियन करते रहते थे। 1707 में इनकी डेथ हुई। उसके बाद मुगल एम्पायर थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लग गया क्योंकि उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दम बचा नहीं। तो लेटर मुगल रूलर्स थे वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही वाहियात रूलर्स थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो खास आदमी था वो था मीर बख्शी। ही वॉज द हाईएस्ट पेड ऑफिसर इन द आर्मी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उसके पास दीवाने अरीस की सारी पावर्स हुआ करती थी मीर बख्शी के पास। और जैसे ही मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, मीर बख्शी पूरी तरह से और ज़्यादा पावरफुल हो गया। मीर बख्शी की पोस्ट अकबर के टाइम पे शुरू की गई थी, ये याद रखना। मुगल्स के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी मुस्तवफ़ी की, जो कि अकाउंटेंट जनरल थे। मीर आतिश, ये आर्टिलरी के इंस्पेक्टर थे। दरोगाए दाक, ये पोस्टल इंस्पेक्टर थे। मीर बर जो है वो फॉरेस्ट के सुपरिटेंडेंट थे और मीर तोजाक फेस्टिवल्स के मैनेजर थे। नज़ीर भूयोतात, ये फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल फैक्ट्रीज़ के रिवाइज़र थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी थे, जैसे दीवान और वजीर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे। मीर बख्शी आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर थे। प्रधान काजी जो है चीफ जस्टिस थे। मुहतासिब जो थे वो पब्लिक मार्केट कंट्रोलर थे।
सदरे सदर ये रिलीजियस अफेयर को देखते थे और मीरे समा ये रॉयल पैलेस को देखते थे। तो ये जो मैंने 6 आपको बताया, दीवान वजीर, मीर बख्शी, प्रधान काजी, मुहतसीब, मीरे समा, सदरे सदर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रदर देन लर्निंग मुस्तवफ़ी, मीरे आतिश, दरोगाए दाग, ये नहीं पूछेगा, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाली पूछता है एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ों को। लेटर मुगल्स की बात फटाफट देख लो। बहादुर शाह वन थे जिनको शाही बेखबर का टाइटल दिया गया। ये भी रिलीजियस टॉलरेंस को मेंटेन करते थे और जिजिया टैक्स को रिटेन रखा। जहानदार शाह जो पपेट रूलर थे जुल्फिकार खान के, इन्होंने जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। फारूक सिया जो कि सैयद ब्रदर्स की हेल्प से गद्दी पे बैठे थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे ट्रेड प्रिविलेजेस दिए। इनका एक गोल्डन फरमान बहुत फेमस है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे दिया था इन्होंने, याद है ना आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फारूक सियार का जो गोल्डन फरमान था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड में कंसेशंस दिए जाने लग गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है ना। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बोला जाता था। सैयद ब्रदर्स रिमूव कर दिए गए थे और मोहम्मद शाह इतने रंगीले थे कि इनके टाइम में मुगल एम्पायर से अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे रीजन्स ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। नादिर शाह का इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुआ था 1739 में। आलमगीर टू के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसके चलते ब्रिटिश का डोमिनेंस बंगाल में और ज़्यादा बढ़ गया। शाह आलम टू के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसमें शाह आलम टू हार गए थे। इसके बाद बंगाल में ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है ना। पावर जो है पूरी तरह से मुगल में ब्रिटिश कंट्रोल में शिफ्ट किसके टाइम पे हुई? शाह आलम टू में हुई, बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। उसके बाद अकबर टू की बात होती है। अकबर टू के बारे में एक ही चीज़ फेमस है, इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। और बहादुर शाह टू तो आपको पता ही है, 1857 के रिवॉल्ट में इनको लीडर बनाया गया था, ये वॉज द लास्ट मुगल रूलर। मुगल प्रोविंसेस में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट उभर कर सामने आए थे। जब मुगल एम्पायर कमज़ोर होने लगा तो कुछ एरियाज़ के राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। जो नवाब हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे हैदराबाद में इंडिपेंडेंट स्टेट की फाउंडेशन किसने किया? किलिच खान ने। इनको निज़ामुल मुल्क भी इनका नाम था, ठीक है। बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा हुई थी, इसमें इन्होंने मुगल वायसरॉय को हरा दिया था और असफ जहाँ बन गए थे। अवध के फाउंडर थे सादत खान, ठीक है। बंगाल के फाउंडर थे मुर्शीद कुली खान, ये इंडिपेंडेंट हुए थे। अली वर्दी खान इनके बाद राजा बने थे, मतलब नवाब बने थे बंगाल के। मैसूर में उडियार डायनेस्टी इंडिपेंडेंट थी, हैदर अली वाली डायनेस्टी। केरल में मार्तंड वर्मा ने अपना इंडिपेंडेंट बनाया था चीज़। जाट्स के टाइम पे याद रखना इनका नाम, चूरामन बदन सिंह का नाम याद रखना जाट्स में। सिख में तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इन लोग का नाम तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ रंजीत सिंह का भी नाम रखना, ठीक है। इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1799 में और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1802 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 की भी इंपॉर्टेंट है। और ट्राइपर्टाइट ट्रीटी कब हुई थी? 1838 में, रंजीत सिंह के टाइम की। और सिखों की ट्रीटीज याद रखना। मराठास के बारे में क्वेश्चन आता है कि मराठास का डिक्लाइन कब से स्टार्ट हुआ? मराठास का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली से मराठास बैटल हार गए थे। सिख सेक्ट की बात की जाए तो सिख सेक्ट में गुरुओं का नाम याद रख लो, बहुत बड़ी बात है। 10 गुरुओं का नाम याद रखना। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इनके नाम याद रखना 10 लोगों के। ये भी याद रखना कि टोटल 10 गुरु थे। और हु वाज द फर्स्ट गुरु? फाउंडर कौन था? गुरु नानक। लास्ट कौन था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो। जैसे भाई लाना जो है वो सेकंड गुरु थे, जिनका नाम गुरु अंगद भी था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट की स्थापना की। गुरु रामदास के टाइम पे अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है इनके वाइफ को गिफ्ट की थी। वहाँ पे ऑलरेडी एक नहर एग्जिस्ट करता था और उसी जगह को बाद में अमृतसर बना दिया गया। पहले वो रामदासपुर था, बाद में अमृतसर बन गया। आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो कंपाइल की गई बाय गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव 5th गुरु थे, उन्होंने ही आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। नांदेड़ में जो गुरुद्वारा है महाराष्ट्र में, वो रेस्टिंग प्लेस है ऑफ गुरु गोविंद सिंह। खालसा सेक्ट के फाउंडर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि लास्ट गुरु थे, ठीक है। तो आज के मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर में इतना ही। मराठास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के परस्पेक्टिव से नहीं है, यूपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कल हम इसी तरह से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को भी रिवाइज करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट में लिखना मत भूलना कि मेरी मुस्कान मेरी विक्ट्री, ठीक है। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहो, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।